मेरी ख्याल जो इन साथियों को लिख करके दे दिया वो लाइनें आकर के इन्होंने पढ़नी शुरू कर दी और बताना शुरू कर दिया कि बजट बहुत ही अच्छा है। मैं इन्हीं की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस वर्ष का जो बजट है उसमें केवल जो बढ़ोतरी है वो 6,000 करोड़ रुपए की है और उसके अंदर कर्जा जो लिया गया है, शायद इनको ये नहीं बताया कि कितना कर्जा लिया गया है। 34,000 करोड़ के लगभग कर्जा लिया गया है। बजट बढ़ा 6,000 करोड़ है, कर्जा 34,000 करोड़ लिया गया है, करीब करीब। बजट अच्छा है कि सरकार को दिवालिया कर दिया, कर्जे में डुबो दिया। जहां तक आपके अपने आंकड़े जो प्रस्तुत किए हुए, मैं अगर बहुत विस्तार से जाऊंगा तो फिर आप घंटी बजाना शुरू कर दो, क्योंकि आपको भी ट्रेनिंग दे रखी है इन्होंने। वो तो टाइम फिक्स किया हुआ है जी। मैं बजट 2020-21 का जो था, 21 और 22 का था, उसमें तो 10% बढ़ोतरी हुई थी और 22-23 का, 23-24 का जो बजट है और इसके बाद का 24-25 का है, उसमें 3-3% बढ़ोतरी है। तो इसका मतलब बजट में जहां बढ़ोतरी होनी चाहिए थी पिछले 3 वर्ष में, उसमें कमी आई है और 7-7% की कमी आई है, थोड़ी नहीं है। इसमें भी एक चीज और देखने वाली है जो इन साथियों को नहीं बताई अभी। जो कर्जा है, टोटल जो कर्ज है 3,17,000 करोड़ रुपए का, उसका ब्याज जो भरना होता है, उसके ब्याज के जो पैसे देने हैं, ये 34,000 करोड़ रुपया उसी के लिए लिया गया है। इसकी जो अयादगी जो करती है सरकार सालाना, वो करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए के करीब करती है। 1/3 जो है बजट का इसमें चला जाएगा। तो फिर बाकी जो पैसा बचेगा वो तनख्वाहों में जाएगा। इसका मतलब विकास के काम तो हो ही नहीं। विकास पे तो एक पैसा ही खर्च नहीं होना। विकास पे तो खर्च करने की बजाय पिछले वर्ष का जो है, जो बजट का पैसा था, हर डिपार्टमेंट के अंदर इनका पैसा लैप्स हुआ है। और जब किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी पैसा लैप्स होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा हमें दिया जाता है, किसी में लैप्स हो गया तो उसमें कटौती करके फिर पैसा मिलता है। अगर आप पैसा पूरा खर्च करते हो और डिमांड करते हो तो फिर अगली बार बजट के लिए आपको उसमें 2, 4, 5, 10% बढ़ा करके दिया जाता है। तो सरकार तो सीरियस है नहीं विकास के काम कराने में। अगर सीरियस होती तो फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है पैसा लैप्स होने के बजाय एक्स्ट्रा डिमांड होती। इस वर्ष में भी जो कृषि में तो इन्होंने दर्शाया और बताया है कि कृषि के अंदर 2023 और 24 के अंदर तो टोटल बजट का जो है 11.80% खर्च करने की बात थी और इस वर्ष जो है उसको कम कर दिया। 6,000 करोड़ का बजट बढ़ गया, लेकिन कृषि के ऊपर, जिस कृषि पे हम आधारित हैं, ये प्रदेश जो है, उसके अंदर अब की बार 11.52% है। ये बजट में दिखाया गया है, बजट में बताया गया है, उस किताब में लिखा हुआ है। आपका लगभग 0.28% जो है उस पर कमी कर दी गई। अगर कमी कर दोगे तो कमी करने के बाद फिर आपका बजट अच्छा कैसे होगा? इसी तरीके से शिक्षा और खेल में जो है पिछले वर्ष से 0.3% कटौती कर दी गई। ग्रामीण विकास के अंदर भी कटौती हुई है। ग्रामीण विकास के अंदर पैसा लैप्स भी हुआ है। इस बार जो कटौती की गई है वो 0.9% कर दी गई। एक तरफ तो कहते हैं कि अभी तो बहुत जरूरी बात भी मेरे पास हो रहा है जिसके बारे में चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री यहां है नहीं, मुख्यमंत्री होते तो मैं उनसे उस बात का तुरंत उस पर जवाब भी मांगता। आप मुझे इसके लिए समय दें, आप घंटी ना बजाएं।
इसी तरीके से जो है समय तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो इसका मतलब कोई बात जो है जरूरी है उस बात को आप यहाँ पे रख नहीं सकते। आप बताओ कोई जरूरी है तो। हाँ, जरूरी भी सुन लो फिर। ये जरूरी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई गलत थोड़ा ही बता रहा हूँ, ये आपके अपनी आंकड़े हैं। मैं उन आंकड़ों, आपने बाकियों को 8-8 मिनट दिए हैं, मेरी तो 5 मिनट की, उससे पहले घंटी बजानी शुरू कर दी। नहीं, वो पहले ही आपसे जो कह रहा पार्टी के थे ना तो मैं बिना पार्टी का हूँ? उनका नहीं, आप नहीं, पार्टी बिना के पार्टी वाला हो, हूँ। आप पार्टी के हो, पार्टी के क्यों नहीं हो? अगर उनकी पार्टी को 8 मिनट है तो मुझे नहीं होंगे? नहीं नहीं, वो बाकी लोगों खान खान की बात करते हो, पार्टी की बात है। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, कानून व्यवस्था का तो दिवालिया पूरी तरह से पिटा हुआ है। जिस तरह से एक एक्स-एमएलए का हमारी पार्टी के प्रधान का मर्डर हुआ, अभी उसमें एक चर्चा हो रही थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लिया जा रहा था और एक सदस्य जो है भाजपा का इस बात पे ऑब्जेक्शन कर रहा था कि बिश्नोई का नाम ना लिया जाए, और दूसरी तरफ से भी इस तरह की बात कही जा रही थी। ये कोई गैंग का काम नहीं है, ना लॉरेंस का गैंग का काम है और ना किसी और दूसरी किसी गैंग का काम है। ये गैंग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की है। जो सदस्य जिसकी मौत हुई है, हमारे सदन का सदस्य रहे, सम्मानित सदस्य रहे, और उसने बकायदा तौर पे एसपी को लिख करके दिया 4 लोगों का नाम कि मुझे इन 4 लोगों से मेरी जान को खतरा है और मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसको सुरक्षा देने की बजाय उन 4 लोगों के नाम जब एफआईआर में लिखाए गए तो मुझे मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, मैंने कहा इनको अरेस्ट करो, तो मुख्यमंत्री कहने लगे कि ये तो हमारी पार्टी के लोग हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात की छूट है कि वो जिसको मर्जी सुपारी देकर के मरवाने का काम कर दे? इसका मतलब आपने एक नया और बीजेपी ने खड़ा कर लिया उसमें, जैसे संगठन में अलग अलग जो बनाए जाते हैं सेल, जो है ये भी एक सेल बना दिया बीजेपी ने, एक सेल इस तरह का भी बना लो, इसके ऊपर जवाब दिया था, मर्जी आप मरवाने का काम। आप कल थे नहीं, आप जवाब दिया, इस पर चर्चा भी हुई, इस पर चर्चा भी हुई। सुनो, उसके आगे भी और बताता हूं एक बात। मुझे खुद को थ्रेट दी गई और मैंने जो है मेरे पीए ने जाकर के जींद के पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर लॉन्च कराई थी। एफआईआर लॉन्च होने के बाद मुझे 2 दिन तक सिक्योरिटी बढ़ाई गई और 2 दिन के बाद मेरी सिक्योरिटी विड्रा कर ली गई। चलो सिक्योरिटी विड्रा करो बढ़ाओ, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुमने देखना है। लेकिन उसके बावजूद मैं मोहम्मद मिनिस्टर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैंने जो दरखास्त लगाई थी, मेरे पीए ने जाकर के दी थी, अब तक उस पर आपने क्या कार्रवाई करी है? कोई आपके पास उस चीज का जवाब है? अब तक उसमें कहां तक तुम्हारी पुलिस पहुंची है, क्या क्या तुमने इस पर कार्रवाई करी है? मुझे आज तक कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से क्यों नहीं आई? कम से कम आपका डिपार्टमेंट है और एक मैं आपके इसका सदस्य हूं, और मैंने जब लिख करके दिया है तो फिर उसका जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या ये भी बारी बारी आपसे हमें पूछना पड़ेगा कि किस किस व्यक्ति को थ्रेट दी गई, बाकी जिन सदस्यों को थ्रेट दी गई थी उनके बारे में क्या क्या जानकारियां आपने उपलब्ध कराई कि नहीं कराई? मैं मेरे बारे में पूछना चाहता हूं कि मुझे इस चीज की जानकारी दी जाए और आज ही हाउस में बताया जाए कि आपकी सरकार ने पिछले 8 महीने में मेरी दरखास्त देने के बाद क्या कार्रवाई करी है। उसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो बहुत जरूरी है इस हाउस में बताने की, यहां पे किस तरह से रोजाना नए नए माफिया खड़े किए जाते हैं। अब एक नया माफिया और खड़ा हो रहा है आपके यहां पे। पहले शराब का एक माफिया बनाया गया था जो चोरी करता था, जो आपके उसको गोडाउन को खिड़कियां तोड़ करके उसमें से डाके मार करके शराब बेचने का काम करता था। अब एक नई पॉलिसी और बन रही है आपके यहाँ पे, और उस पॉलिसी के अंदर बाकायदा तौर पे जबरदस्ती जो है फैक्ट्री वालों के ऊपर थोपा जा रहा है कि अब तुम शीशे की बोतल के अंदर शराब बेचने का काम करोगे, अब आप प्लास्टिक की बोतल में नहीं बेच सकते। जबकि प्लास्टिक की बोतल की शराब जो है पूरे देश में बिकती है, पूरी दुनिया में बिकती है। एफडीआई की तरफ से उनको मंजूरी होती है, बिना मंजूरी के वो नहीं बेच सकते। लेकिन जानबूझ करके उनके ऊपर इस बात को थोपने का काम किया जा रहा है, केवल और केवल एक नया माफिया खड़ा करने के लिए कि जब शराब महंगी हो जाएगी तो अड़ोस प्रदेशों से शराब का माफिया सक्रिय हो जाएगा और वो हरियाणा प्रदेश के अंदर अपनी मनमर्जी से का काम करेगा। उसके साथ साथ कैसे केवल और केवल एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कि वो केवल फैक्ट्री के अंदर अपनी बोतलें बनाने का काम करेगा, शीशे की बोतल जो बनाएगा। वो लगातार एक लेडी है दीपिका सांगवान नाम की, जो ये कहती है कि मैं मंत्री की बुआ हूं।
अरे वहां जाकर के कहती है कि भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लो, जितनी भी बोतलें आपको चाहिए वो सारी की सारी मैं सप्लाई करूंगी। इसका मतलब आप किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार का बड़ा नुकसान कर रहे हो। उससे शराब की बोतल कांच की बनने से सरकार को कोई लाभ नहीं होने वाला, ना सरकार को लाभ और ना फैक्ट्री वाले को लाभ। केवल और केवल लाभ होगा तो माफिया को लाभ होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री है नहीं, मुख्यमंत्री को इस बारे में जवाब देना चाहिए। क्या आपने माफिया खड़े करने का ठेका ले रखा है? क्या आपने इस तरह के सेल बना दिए? ये सारी बातें मैं मुख्यमंत्री से जानना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री है नोट हो रही है, तो होम मिनिस्टर जवाब देंगे। मैं होम मिनिस्टर से फिर जानना चाहता हूं, ये जाकर खड़े होकर के जा रहे हैं, आप मेरी बात का जवाब देकर के जाएं कि आपने मेरे मामले में 8 महीने में जो दरखास्त मैंने दे रखी है उसमें क्या किया, क्या कह दिया? नहीं, क्या कह दिया आपने? कहने के बजाय भागने में लगे रहते हो सारा दिन, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। तुमने शिक्षा नाश कर दिया पूरे प्रदेश में, कानून व्यवस्था खत्म करके रख दी तुमने। केवल और केवल अपने आगे पीछे गाड़ियां दौड़ाने के स्वयं कुछ नहीं जानते हो। धन्यवाद बोलना जानते हो कि मैं गब्बर दिसंबर वाल्मीकि जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। दिसंबर जी, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विभाग के प्रति कोई रेफरेंस दिया गया, इस साल की पॉलिसी का पार्ट था कि स्पूरियस लिकर को रोकने के लिए हम उसको प्लास्टिक की पेट बॉटल से बढ़ाकर ग्लास की बॉटल्स पे लाएंगे, जिससे स्पूरियस लिकर रुकेगी। ट्रांसपोर्टेशन जो है मॉनिटर्ड रहेगा, ट्रैक एंड ट्रेस के माध्यम से 2 नंबर की शराब बंद होगी। एक तो माननीय सदस्य ने बात की, हम तो 2 नंबर की बंद करें। जिस तरह का रेफरेंस दिया गया, मुझे लगता है उस माफिया का कहीं ना कहीं संबंध इनसे हो सकता है कि पीड़ा ये इस सदन में आकर व्यक्त कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम आज भी पत्र भेज कर बैठे हैं कि 29 फरवरी के बाद हरियाणा प्रदेश में नॉन ग्लास बॉटल अल्कोहल नहीं बिकेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, कोई रेफरेंस दिया गया किसी लेडी के बारे में जिसको तथकथित मेरी बुआ बनाए। मान्य सदस्य मेरे चाचा है, इनकी भी जो सिस्टर बनी, इनकी भी तो सिस्टर बनी। अगर इसी तरह कोई मेरी बुआ बन रही है, और मैं तो डीजीपी और एडीजी सीआईडी को चाहूंगा कि तुरंत ऐसी कोई लेडी जो मेरी बुआ तथकथित बन के घूम रही है उसको अरेस्ट किया जाए और माननीय विधायक से उसकी डिटेल ली जाए। मैं तो चाहता हूं कि इस तरह के गलत प्रथाओं को इस प्रदेश में, बहुत लोगों ने मुझे भी कहा कि इनका टाइम ग्लास बॉटल्स का इस पॉलिसी एंड तक बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमारी पॉलिसी का पार्ट था। हम उसके ऊपर पूरे मजबूती से खड़े हैं और उसको मजबूती से जो 2 नंबर के काम होते थे बंद करने के लिए ऐसे अच्छे कदमों को लागू करेंगे, ना कि विड्रॉ करेंगे। और मैं इस सदन में एक नहीं, इस सदन में पिछले 4 वर्षों में बोल चुका हूं, चाहे ट्रैक एंड ट्रेस लागू हुआ हो, चाहे फ्लो मीटर लागू हुआ हो, चाहे प्रदेश के अंदर हर डिस्टिलरी को सीसीटीवी से और ब्लॉकेज से हमने मॉनिटर करने की बात करी हो। ये उसका नतीजा है उप अध्यक्ष महोदय कि प्रदेश के अंदर 6100 करोड़ से 11,000 करोड़ पर हम एक्साइज के रेवेन्यू को ले गए। अगर ना करते तो आज 6100 करोड़ से 4500 करोड़ हो जाता। मगर ये हमारा दृढ़ निश्चय था कि जो 2 नंबर के काम करने वाले लोग थे उनको रोको। मगर कहीं ना कहीं कुछ सदस्य चाहते हैं कि 2 नंबर का काम बढ़ता रहे, और आज उनके मुखबिर बनकर इस सदन के अंदर ये बात कही जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। जो बात यहां कही गई है, अब ना तो होम मिनिस्टर है ना मुख्यमंत्री है, दोनों नहीं है। सुन रहे हैं, सारी बात नोट हो रही है, आपकी जवाब दिया जाएगा। सारी चीज जो बोल रहे हैं सबका जवाब देंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जवाब देनी है, एक तो भाग्य नहीं, आया ही नहीं। भाग्य का मतलब नहीं हो तो जवाब तो बाद में दिया जाता है सबका। नहीं, मैंने अभी पूछा था कि वो मेरे बारे में बताए तो सही। तो जवाब दिया, आप अपना उठाइए, जवाब तो सुनो। ये जो मंत्री ने अभी ये कहा है कि लोग माफियाओं को पनाह देते हैं, वो नाम बताए कौन कौन से लोग हैं जो माफिया जिनको पनाह दी जाती है? कौन पनाह देता है माफियाओं को? माफियाओं को पनाह जो देते हैं उनको बहुत दर्द होता है बेचारों को जब उनके बारे में कहा जाता है यहां पे। दूसरा, अगर ये इतने ही प्रदेश के अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत हितैषी और हमने बहुत कुछ बढ़ा दिया, तो जो शराब क्या जांच हुई है, अलग अलग 3 बार जो जांच कराई गई, वो पटल पे रखी जाए, वो सारे मेंबर्स को दिखाई जाए और बताई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब वो जांच सामने आ जाएगी।
दांत काटता है बैठे बैठे, शर्म नहीं आती तेरे को? आ गया लूट के। अध्यक्ष महोदय, पहली चीज तो इस तरह की शब्दावली को इस सदन के अंदर आप ये निकाल दिया जाए। और दूसरी चीज, पनाह देने वाले लोग जो बात करते हैं कि माफिया को पनाह कौन देता था, इस सदन को बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन किसका दोस्त रहा है, कौन कैसे माफिया को पनाह देता रहा है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, कांग्रेस के साथी भी बोल सकते हैं, बीजेपी के साथी भी बोल सकते हैं। मुझे कीचड़ में पत्थर फेंककर कीचड़ अपने ऊपर गिरने की आदत नहीं है उपाध्यक्ष महोदय। एक भी सदस्य सदन में खड़ा होकर के इस बात का मेरे ऊपर आरोप लगा दे कि अभय सिंह ने इस तरह के माफिया को कभी पनाह दी है, तो मैं सदा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। चोर और लुटेरे जो है वो कहीं छुपे हुए नहीं है, सामने बैठे हैं। इसीलिए आज तक वो इंक्वायरियां जो हुई है